आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी कृतिका पार्ट 1। आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे रीढ़ की हड्डी का प्रश्न अभ्यास। तो रीढ़ की हड्डी के जो लेखक हैं उनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर। तो आज हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास करने वाले हैं। प्रश्न अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? तो इसका आंसर होगा राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने जमाने के बुजुर्ग हैं। दोनों को वर्तमान जमाने की तुलना में अपना जमाना याद आता है। इन यादों के लिए उन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये अपने आप मन में आती है। परंतु इन तुलनाओं को दूसरे के सामने प्रकट कर उन्हें नीचा दिखाना गलत है, यह तर्क संगत नहीं है। ऐसा करने से बुजुर्ग लोग अपने हाथों में ऐसा हथियार ले लेते हैं कि जिसकी काट वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं होती। हर जमाने की अपनी अपनी बातें होती हैं। अगर जमाना बदलता है तो उसमें कुछ कमियां के साथ कुछ सुधार भी होता है, परंतु बुजुर्ग लोग प्रायः अपने पक्ष में एक तरफा अनुभव सुनते हैं जो कि तर्क संगत नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 2। राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? तो इसका आंसर है राम स्वरूप अपनी बेटी को बीए पढ़ाता है। वह उसे उच्च शिक्षा दिलवाना अपना पवित्र कर्तव्य समझते हैं, लेकिन विवाह का जब समय आता है तो उसे समाज की पिछड़ी मनोभावना का शिकार होना पड़ता है। लड़के तथा सास ससुर को ऐसा लगता है कि पढ़ी लिखी बहू उनके नियंत्रण में नहीं रहेगी। वह विरोध करेगी, प्रश्न करेगी तथा उन्हें चुनौती देगी। वे इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करना चाहते, इसलिए वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। इस कारण राम स्वरूप और उमा की स्थिति विचित्र हो जाती है और उन्हें विवाह के लिए उमा की उच्च शिक्षा को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? आंसर है अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप अपनी बेटी से अपेक्षा करते हैं कि वह सज धज कर सुंदर रूप में पेश आए। वह आने वाले मेहमानों के सामने ढंग से बात करे, अपनी व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले। उसमें जो जो गुण है अपने गुणों को मेहमान के सामने पेश करे ताकि उसके होने वाले पति और ससुर को पसंद आ जाए। राम स्वरूप अपनी बेटी को कम पढ़ी लिखी लड़की के रूप में पेश करना चाहते थे। राम स्वरूप का व्यवहार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है। यह झूठ पर आधारित है। बीए पढ़ी लिखी होकर भी उसे मैट्रिक बताना सरासर धोखा है। ऐसी ठगी पर खरे रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते। इसी प्रकार पाउडर लगाकर सुंदर दिखना भी धोखे में रखने जैसा है। राम स्वरूप के व्यवहार को हम उचित नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 4। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। इसका आंसर होगा राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों ही पुरुष प्रधान मानसिकता के प्रतिनिधि हैं जो औरतों को समान अधिकार और स्वतंत्रता नहीं देना चाहते। राम स्वरूप जहाँ एक पारंपरिक पिता की भूमिका निभाते हैं, वहीं गोपाल प्रसाद आधुनिकता की आड़ में अपने निजी स्वार्थों के लिए औरतों का इस्तेमाल करते हैं। इस आधार पर यह कहना कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं और एक गंभीर सोचने योग्य बात है। राम स्वरूप का क्या अपराध है सो देखिए। वे अपनी बेटी को परिवार की इज्जत मानते हैं, उसके पढ़ने लिखने या अपने मन से जीवन चुनाव करने को गलत समझते हैं। वे चाहते हैं कि लड़की चुपचाप विवाह भी कर ले और वह पढ़ी लिखी भी हो। और गोपाल प्रसाद का अपराध क्या है? वे खुद को उदार दिखाते, असल में लड़की को एक बिजनेस डील का हिस्सा मानते। उनकी सोच है कि उच्च शिक्षित पत्नी उसकी सामाजिक स्थिति और व्यापार को बेहतर बनाएगी। वे लड़का के भावनाओं इच्छा स्वतंत्रता की परवाह नहीं करते। हाँ, दोनों ही अपने अपने तरीके से अपराधी है। राम स्वरूप पुराने जमाने की पितृसत्तात्मक सोच का प्रतीक है, जबकि गोपाल प्रसाद आधुनिकता के नाम पर स्वार्थ और पाखंड का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 5। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? इसका आंसर होगा इस कथन के माध्यम से शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है।
शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के है, अर्थात व्यक्तित्वहीन है, मतलब अपना उसका कोई सोच नहीं है, अपना उसका कोई राय विचार नहीं है। वो जो उसके पिताजी बोलते हैं वो हाँ में हाँ मिलाता है, इसलिए उसे बिना रीढ़ की हड्डी का बोला गया है। उसका कोई निजी मत स्थान या महत्व नहीं है, वो अपने पिता के इशारों पर ही करने वाला बेचारा जीव है। उसे जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है, वह पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर हाँ हाँ करता चला जाता है। ऐसा पति पति होने योग्य नहीं है। दूसरी बात क्या, शंकर लड़कियों के पीछे लग लग कर अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठा है, इसका सरेआम अपमान हो चुका है। नंबर थर्ड बात क्या, उसका शरीर कमजोर है, उसे सीधा तनकर बैठा भी नहीं जाता, इसलिए वह विवाह के योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका आंसर है, समाज को शंकर जैसे लड़कों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस समाज में शंकर जैसे शक्तिहीन व्यक्तित्वहीन लोग होते हैं वह समाज कभी भी नहीं सुधर सकता। ऐसा व्यक्ति अपना परिवार भी ढंग से चला नहीं पाता, वह पति होने योग्य नहीं होता। ऐसा व्यक्ति विवाह कर भी ले तो उसके घर में सदा कलेश रहता है। पहला पॉइंट क्या है, समाज को उमा जैसी लड़कियों की आवश्यकता होती है। उमा एक स्वाभिमानी, बुद्धिमती और साहसी युवती है। वह अपनी पढ़ाई और स्वतंत्रता को लेकर गंभीर है। वह सामाजिक दबावों और असमानताओं को स्वीकार नहीं करती। और इसका तर्क क्या होगा, समाज में अभी भी बहुत सी लड़कियां दबाव में निर्णय लेती है, इसलिए उमा जैसे स्वतंत्र सोच वाली लड़कियों की जरूरत है। ऐसी लड़कियां रूढ़ियों को तोड़ती है और नई सोच को जन्म देती है। वे समाज को एक नया दिशा देने का सामर्थ्य रखती है। क्वेश्चन नंबर 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक है। इस नाटक की मूल समस्या है वर्ग का व्यक्तित्वहीन होना। यदि शंकर समझदार और व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत न होती कि वह दो सुशिक्षित वयस्कों के बीच में बैठकर अपनी फुहर बातें करे और अशिक्षा को प्रोत्साहन दे। कम पढ़ी लिखी बहू चाहना गोपाल प्रसाद की जरूरत हो सकती है, शंकर की नहीं। अगर शंकर अपने पिता को रूप दाब के आगे चू भी नहीं कर सकता बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता है तो वह उसकी कायरता है। उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, संकेतपूर्ण, सार्थक और सफल शीर्षक है। क्वेश्चन नंबर 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? इसका आंसर है, रीढ़ की हड्डी कथा वस्तु के आधार पर उमा को मुख्य पात्र मानती हूँ। वह एकांकी की नायिका है क्योंकि वह नारी सशक्तिकरण, आत्मसम्मान और स्वावलंबन का प्रतिनिधित्व करती है। एकांकी की पृष्ठभूमि बनाने वाले पात्र है राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद। रीढ़ की हड्डी के मूल दो पात्र प्रमुख है, शंकर और उमा। सारी कथा इन्हीं के विवाह के इर्द गिर्द बुनी गई है। चाहे ये दोनों पात्र प्रत्यक्ष रूप से पूरा समय मंच पर नहीं हो, किंतु वे चर्चा के मूल में रहते हैं, अतः ये प्रमुख पात्र हो सकते हैं। किंतु वह अत्यंत दुर्बल और चापलूस है। वह थोड़े समय आकर भी पाठकों के चित्त पर अस्थायी प्रभाव जमा पाती है तथा एकांकी की कथा में एकाएक मोड़ ले आती है। अतः उमा हर तरह से रीढ़ की हड्डी की प्रमुख पात्र है। उसका आत्मबल और आत्मसम्मान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 9, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। इसका आंसर है, राम स्वरूप की चारित्रिक विशेषताएं क्या है, देखिए। संकीर्ण सोच वाला, वह एक पारंपरिक और पुरुष प्रधान मानसिकता रखने वाला व्यक्ति है। वह नहीं चाहता कि महिलाएं स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बने। दूसरा क्या है, स्वार्थी या दबाव डालने वाला। उमा की शिक्षा और नौकरी उसे असहज करती है। तीसरा क्या है, पुरुष वर्चस्व का समर्थक। उसे लगता है कि एक पत्नी का कर्तव्य केवल पति की सेवा करना है, अगर वह सीमा को लांघे तो वह अनुशासनहीन हो जाती है। चौथा क्या है, अहंकारी और असंवेदनशील। वह उमा के आत्मसम्मान और भावना की कदर नहीं करता। और गोपाल प्रसाद की क्या चारित्रिक विशेषता है? नंबर 1, पैसे और प्रतिष्ठा का लोभी। वह उमा जैसी शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की को पसंद नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि ऐसी लड़की पर उसका वर्चस्व नहीं चलेगा। दूसरा क्या है, बिजनेस माइंडेड है और अवसरवादी है। वह विवाह को व्यापार की तरह देखता है। वह चाहता है कि उसकी बहू सुंदर और सुलभ हो ताकि समाज में उसका रुतबा बढ़ा रहे। नंबर 3 क्या है,
प्रगतिशीलता का विरोधी है, वह आधुनिक शिक्षा और नारी सशक्तिकरण का विरोध करता है। चौथा क्या है, दकियानुसी सोच वाला है, उसके विचार पुराने और परंपरागत है, वह नई सोच को अपनाने में असमर्थ है। दोनों ही उमा जैसी आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी स्त्रियों के लिए बाधा बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। इसका आंसर है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य क्या है, नंबर 1 नारी शिक्षा की महत्ता को उजागर करना। यह एकांकी यह बताती है कि लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना समाज के लिए कितना हानिकारक बात है। दूसरा क्या है, पुरुष प्रधान मानसिकता की आलोचना। एकांकी में यह दिखाया गया है कि कैसे कुछ पुरुष लड़कियों को पढ़ाने के खिलाफ होते हैं और उन्हें सिर्फ घरेलू कार्य तक ही सीमित रखना चाहते हैं। नंबर 3 क्या है, कुंठित सामाजिक सोच पर प्रहार। यह नाटक रूढ़ियों, अंधविश्वास और दकियानुसी सोच को चुनौती देता है। चौथा क्या है, युवा पीढ़ी को प्रेरित करना। यह युवाओं को प्रोत्साहित करता है कि वह न्याय के विरुद्ध आवाज उठाए, भले ही इसके लिए संघर्ष करना पड़े। पांचवा क्या है, नैतिक साहस और रीढ़ की हड्डी का प्रतीकात्मक अर्थ। रीढ़ की हड्डी का मतलब सिर्फ शरीर का हड्डी नहीं, बल्कि मनुष्य की आत्मबल, नैतिकता और साहस से है। यह नाटक बताता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए लोगों में रीढ़ की हड्डी यानी साहस का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। इसका आंसर है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। नंबर 1 क्या, शिक्षा का प्रसार। महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना सबसे बुनियादी और प्रभावशाली कदम है। नंबर 2 क्या है, समान अवसर सुनिश्चित करना। कार्यस्थलों, राजनीति, खेल, विज्ञान और कला के क्षेत्रों में भी महिलाओं को समान अवसर दिए जाने चाहिए। तीसरा क्या है, कुरीतियों के विरुद्ध जागरूक फैलाना। बाल विवाह, दहेज प्रथा, स्त्री भ्रूण हत्या जैसा सामाजिक बुराइयों के लिए विरोध प्रचार करना चाहिए। नंबर 4 क्या है, कानूनी अधिकारों की जानकारी देना। महिलाओं को उनके मौलिक सामाजिक और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना चाहिए। नंबर 5 क्या है, महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना। ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार इस चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वो उसे आप स्वयं करेंगे, तो ध्यान से सुनिए कौन कौन सा प्रश्न है। नंबर 1 क्या है, स्त्री शिक्षा के बारे में अपने विचार लिखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उमा क्या कहकर लड़कियों की पीड़ा को प्रकट करती है। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, गोपाल प्रसाद लड़कियों की पढ़ाई के लिए विरोध में क्यों है। नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, रामस्वरूप उमा की पढ़ाई के बारे में झूठ क्यों बोलते हैं। नंबर 5 क्या है, उमा गाना गाते गाते अचानक क्यों रुक गई। नंबर 6 क्वेश्चन क्या है, उमा किसकी इज्जत उतारती है और क्यों। इस प्रकार इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है और हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। पढ़ने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।